कैसे बच्चों, लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस करा था कि पी ब्लॉक के अंदर बेसिकली 3-4 चीज़ें हैं। एक तो ड्राई डाटा है, दूसरी बात कई सारे स्ट्रक्चर्स है और फिर रीजनिंग बेस्ड प्रॉब्लम है। तो अभी हमें सेकंड पार्ट के अंदर एंटर करना है जहाँ पे हमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स देखने हैं और कई बार तो उन्हें बनाने के तरीके भी मालूम होने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड से। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनाते हुए हमें 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो नाइट्रोजन के रिएक्ट करने की टेंडेंसी कम होती है, तो ज़्यादातर इनके रिएक्शन काफ़ी हाई टेम्परेचर के ऊपर फिजिबल होते हैं। ज़्यादातर रिएक्शन काफ़ी हाई टेम्परेचर के ऊपर फिजिबल होते हैं और यहाँ पे डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स बड़े आसानी से यूज़ करते हैं। जो P2O5 है या कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है, इनका काम होता है पानी बाहर निकालना। और चीज़ें उतनी भी आसान नहीं है जितनी आसानी से बोर्ड पर लिख रखा है, क्योंकि कई बार इन रिएक्शंस के अंदर NO और NO2 ये रिएक्शन इंटरमीडिएट के फॉर्म में अपीयर होती है। और अगर एक बार ये रिएक्शन इंटरमीडिएट के फॉर्म में आ गए तो इन्होंने आगे रिएक्शन को डिस्टर्ब करना है। लेकिन नटसेल के अंदर कौन सी बातें हैं, हम जानबूझकर इंटेंशनली हम ऐसे कंपाउंड सेलेक्ट करते हैं जिसमें से एक ऑक्सीजन हमें कम करते हैं, और अगर हमें एक से ज़्यादा ऑक्सीजन कम करनी है तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट सेलेक्ट करते हैं। ये तरीका है नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को बनाने का। और अगर तुम्हारा दिमाग में ये बातें हो कि हम इसे सीधा नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करके कंट्रोल्ड या अनकंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन से इनके ऑक्साइड बना सकते हैं, तो ये बड़ी बेवकूफ़ी वाली बातें हैं। क्यों? क्योंकि भाई नाइट्रोजन की बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी 1000 के आसपास है, तो इतनी एनर्जी तुम्हें प्रोवाइड करनी होगी। और अगर ये इतनी ही आसानी से हो सकता था, अगर ये इतनी ही आसानी से रिएक्ट कर सकते थे, देन एटमॉस्फेयर कैन नॉट हैव 78% ऑफ द नाइट्रोजन। तो अगर वहाँ पे नहीं हो रही तो लैब में भी नहीं होती। तो हमें इस चीज़ को समझना होगा कि नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन करके चीज़ों को नहीं करना है। तुम ध्यान रखना, हमने चाहे टेम्परेचर यूज करा हो, P2O5 यूज करा हो, इनका काम है यहाँ से वाटर बाहर निकालना। तो अगर तुमने यहाँ से H2 और O बाहर निकाल दी, H2 और O बाहर निकाल दी, तो कितने H2O बाहर निकाल सकते? 2 H2O बाहर निकाल सकते। अगर तुमने 2 H2O बाहर निकाल दिए तो बचा क्या? एक ऑक्सीजन और 2 नाइट्रोजन। तो ये रट्टा मारना रट्टा मारो, अदरवाइज ये बहुत सिंपल सा तरीका है इन्हें आइडेंटिफाई करने का कि एक्चुअली हो क्या रहा है। तो भाई साहब ये हो रहा, अब ये कलरलेस गैस है, न्यूट्रल है, ये चीज़ें भी तुम्हें ध्यान रखनी है। जो दूसरा पार्ट है इसमें हमने क्या करा, NO2 ले रखी है और बनाना क्या भाई, हमें नाइट्रस ऑक्साइड बनाना है, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनानी है। हमें यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड क्रिएट करनी है और क्या ले रखा है, वापस H2SO4 ले रखा है। और यहाँ भी तुम देखोगे ये पानी बाहर रखा है। So if you are witnessing the expulsion of the water molecule from these reactions, this expulsion of the water is the handiwork of either P5O10 or it's a concentrated H2SO4. So wherever the water has came out, you will see that 3 factors can be there: high temperature, P4O10, or it can be P2O5, or it can be H2SO4. ये इनके ही काम है, यही मॉलिक्यूल बार बार आ रहे। और यहाँ पे एक और भी चीज़ आनी चाहिए, NO2, N2O3 एंड NO2। अब इस वाली केस में हमने क्या करा कि NO पकड़ी और उसे दूसरे ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराया, टेम्परेचर थोड़ी सी कम रखी। क्यों? यहाँ पे ये जो दोनों हैं काफ़ी रिएक्टिव हैं। अब इससे ये ना हो कि वो आगे पॉलीमराइज कर जाए या वो आगे भी रिएक्ट कर जाए, उनकी रिएक्शन रोकने के लिए ये हमने रूम टेम्परेचर से कम टेम्परेचर ले रखी है। तो यहाँ पे एक पार्ट और भी आता है NO2, और ये कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट ना करे इसलिए लो टेम्परेचर यूज करते हैं। अगले केस में यहाँ पे फिर से वापस देखो, NO3 है, एक ऑक्सीजन गायब कर दी, तो क्या बन जाना है भाई, NO2। NO2 एक पैरामैग्नेटिक कंपाउंड है, और जब ये डायमराइज हो जाए तो इसे डायमैग्नेटिक कहते हैं। इस चीज़ का तुम्हें ध्यान रखना है। NO2 itself is a paramagnetic molecule, but the dimer of NO2 is going to be paramagnetic। तुम पूछोगे ऐसे कैसे हुआ? भाई नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है फेविकॉल से तो बनी नहीं, वो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे ना, उन्होंने आपस में बॉन्ड बना ली और ये पैरामैग्नेटिक से डायमैग्नेटिक हो जाता। अब इस वाली केस में यहाँ पे वापस N2O4 है, क्या जनरेट करी भाई, वापस उसको अब ये वही रिएक्शन है, N2O4 इससे डायमराइज कर दिया, N2O4 बन जानी है। लास्ट केस के अंदर देखोगे हमने क्या करा, HNO3 पकड़ी और यहाँ से वाटर हमने बाहर निकाल ली है। तो वाटर बाहर निकालने के लिए ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम कर रहा, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम कर रहा। और इसे शॉर्टकट में कैसे लिख सकते हैं भाई, तुमने यहाँ पे HNO3 यूज करी, ऐसे 2 मॉलिक्यूल यूज करे और यहाँ से तुमने वाटर बाहर निकाल दी। अगर तुमने यहाँ से वाटर बाहर निकाली तो बचे कितने, 2 हाइड्रोजन बाहर आ गए, 2, अब टोटल कितने हैं, 6 ऑक्सीजन है।
6 में से एक बाहर निकाल दी तो ऑक्सीजन बच गया 5 और नाइट्रोजन बच गए 2, तो N2O5 है। तो P4O10 का सिर्फ इतना ही काम है कि वो पानी को वहाँ से बाहर निकाल सकता है। अगर तुम्हारी ये अप्रोच है कि तुमने क्वेश्चन देखा या स्ट्रक्चर देखी उसे रट्टा मारा, तो तुम ये काम कभी नहीं कर सकते। तुम्हें कुछ चीज़ों को, भाई इनमें कुछ चीज़ें कॉमन होंगी, कुछ चीज़ें सिमिलर, कुछ चीज़ें डिसिमिलर होंगी। आसमान से तो गिरी नहीं चीज़ें, तो अगर ये आसमान से नहीं गिरी तो हमें थोड़ा लॉजिक लगाना है, थोड़ा ब्रेन अप्लाई करना है और ये सोचना है आखिर इनमें कॉमन क्या हो सकते हैं। तो इनमें बहुत सारी चीज़ें कॉमन हो सकती है, जैसे NO जो बॉन्ड लेंथ है, भाई चलो थोड़ी बहुत वेरिएशन होगी लेकिन एक बेस वैल्यू तो होगी ना, कोई तो बेस वैल्यू होगी, सारी चीज़ें चेंज नहीं हो सकती। अब जो NON बॉन्ड एंगल है, ये भी, इसकी भी एक बेस वैल्यू होगी, और यहाँ पे जो NN बॉन्ड है इसकी भी एक बेस वैल्यू होगी। ये इन सबकी एक बेस वैल्यू हो सकती है। तो अगर तुमने एक आइडिया लगाया तो ये NO जो बॉन्ड है, जो हमने NO बॉन्ड ले रखी है, ये करीब 121 पिकोमीटर के अप्रॉक्स है। ये जो बॉन्ड एंगल है, ये जो तुम बॉन्ड एंगल देख रहे, ये 112 के आसपास है, और जो NN की बॉन्ड तुम देखोगे तो ये 175 के अप्रॉक्स आ जाना है। कुछ चीज़ें फिक्स है, कुछ चीज़ें फिक्स है। ये बॉन्ड 175 के आसपास, ये 112 के आसपास, ये आ गई 121। एक चीज़ और भी फिक्स है, NO की जो बॉन्ड एंगल है 135 के अप्रॉक्स, जो NON बॉन्ड एंगल है ये 135 के अप्रॉक्स, ये भी फिक्स है। तो अब तुम्हें रट्टा मारने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सारी चीज़ें कॉमन है। तो यहाँ पे देखो NON बॉन्ड एंगल कितनी है, 135। अब जो दूसरी NON है यहाँ पे कितनी है, 134। जो बॉन्ड लेंथ है NO की कितनी है, 121 पिकोमीटर। इस वाली केस में रिपल्सन थोड़ी कम है, तो बॉन्ड लेंथ है 120 पिकोमीटर। इस वाली केस में रिपल्सन पहले के बराबर ही है, तो 121 पिकोमीटर है। यहाँ पे बॉन्ड एंगल है 134, यहाँ पे 135, यहाँ पे बॉन्ड एंगल है 130। लेकिन तुम्हें एक आइडिया तो हो गई भाई ये कितने रेंज के ऊपर में है, एकदम से ब्लैंक नहीं होने, तुम्हें इनका आइडिया लगाना है। अब जो लास्ट टाइम हम लोगों ने बात करी थी कि ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसने इसको पैरामैग्नेटिक बना रखा है। ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसने इसको पैरामैग्नेटिक बनाया। अब जब N2O5 बनाई हमने, जब हमने N2O4 बनाई, तो इस वाली केस में ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन इन्होंने कंबाइन करा, और यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन है वो इसके ही पार्ट है, ये पहला इलेक्ट्रॉन और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन। तो तुम्हें इस स्ट्रक्चर के बारे में 2 बारी तुमने खुद से लिखा, ये वैल्यू एक बारी तुम खुद से समझ लो कि इस वाली की वैल्यू कितनी है, नियर अबाउट कितनी वैल्यू है। ये आए इसके चांसेस नहीं है, लेकिन तुम्हें मालूम क्यों होना चाहिए भाई। ये एक बात ऐसे समझ लो कि शेर और हाथी में, हाथी बहुत ताकतवर है मान लिया, लेकिन वो कितना ताकतवर है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा है, तो एक रिलेटिव हमारे पास आइडिया होनी चाहिए। तुम्हें जब कभी इस बात के ऊपर फंस जाओ कि क्या फास्फोरस के अंदर भी यही बॉन्ड एंगल है, क्या फास्फोरस के अंदर भी यही बॉन्ड लेंथ है, अगर तुम्हें इसका आइडिया है तुम फास्फोरस के लगा सकते, फास्फोरस का आइडिया है तुम इसके लगा सकते, तो एकदम से ब्लैंक नहीं हो सकते। तो इसलिए डाटा का आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। एनसीईआरटी ने इनको एक्सक्लूड कर रखा है, इनकी प्रिपरेशन मेथड उसने एक्सक्लूड कर रखी है। तब भी यहाँ पे कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो तुम्हें जाननी चाहिए। एक तो इनके नाम तुम्हें मालूम होनी चाहिए, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, पायरोफॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। तुम्हें यहाँ पे इन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना है। कहीं पे एक एसिड लिखा है, कहीं पे अस एसिड लिखा है, तो हम एक एसिड वहां पे यूज करते हैं जहां पे हायर ऑक्सीडेशन नंबर हो, हायर ऑक्सीडेशन नंबर हो, और एस एसिड वहां पे यूज करते हैं जहां पे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट हो। अब इसका आइडिया तुम्हें यहां से लग जाएगा, जैसे ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड और ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, इसमें जो प्लस P है वो +5 में है, इसमें जो P है वो +3 में है। तो ये +3 में है इसलिए अस है, ये +5 में है इसलिए इक है। जहाँ कहीं भी तुम्हें इस तरीके के नाम दिखे वहाँ पे एक बारी ये कॉन्सेप्ट लगा के तुम्हें देखना है। पायरो का मतलब होता है हमने ज़्यादा गर्म करी तब जाके एसिड बनी है, और ज़्यादा गर्म करने से होता क्या, ज़्यादा गर्म करने से हमने पानी बाहर निकाली होगी, यही तो हो सकते हैं ना। अब यहाँ पे तुम एक बात सोच सकते हैं कि आखिर ये पायरो लिख के जस्टिफाई क्या करना चाहते हैं, या इस पायरो से इंडिकेट क्या करते हैं। इस पायरो से वो सिर्फ एक चीज़ इंडिकेट करते हैं कि हमने इसे गर्म करके बनाया है। अगर तुमने किसी चीज़ को गर्म करा तो हुआ क्या, वहाँ से तुमने वाटर बाहर निकाल दी। अगर वाटर बाहर निकाल के तुमने H4P2O7 बना ली तो ओरिजिनली क्या था, तो इसमें क्या करते हैं, इसे ऐड कर देते, इसे ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। H कितने हो गए, 4 + 2 6, तो क्या लिखा
P कितने 2 से डिवाइड कर दी, 7 + 1 8, तो इसको 2 से डिवाइड करी तो कितनी होगी H3PO4। यानी ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड को अगर तुमने गर्म करा तो ये कंपाउंड बन जानी है। एक और एग्जांपल से तुम्हें समझा रहे हैं, बाकी तुम्हें खुद से एक बार ट्राई करके देखना है कि जो नाम के पीछे ड्रामे लगा रखे हैं इसे सॉल्व कैसे करते हैं। अगर मान लो जैसे ये अपना ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड है, ठीक है ना, अगर इसके आगे पायरो लगा रखा है, ध्यान रखना इस वाली ये वर्ड सेम होनी चाहिए, ये ना हो कि एक में तुमने एस लगा रखा है और दूसरे में एक लगा रखी है। मतलब तुमने ऐसा लिखा पायरोफॉस्फोरिक एसिड और दूसरी बार लिखा है पायरोफॉस्फोरस एसिड, या फिर यहाँ पे लिखा है ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड और तुम कोरिलेट कर रहे हैं पायरोफॉस्फोरिक एसिड के साथ। अगर एस एसिड लिखा है तो एस के साथ कंपेयर कर सकते हैं, एक लिखा है तो एक के साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो मान लो ये कंपाउंड है, क्या हम इसे गर्म करें तो कुछ होगा? आंसर है वाटर बाहर आनी है। अच्छा, अगर वाटर बाहर आ गई तब क्या बनना है? तो भाई वाटर तो बाहर ऐसे आएगी कि हमने इसके 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए, तो अब ये कितने बच गए भाई? अब ये 6 में से 2 गायब कर दी तो 4, 2 रह गए फॉस्फोरस, 3 2 जा 6, 6 - 1 5, H4P2O5। अगर हमने इसको गर्म करा तो H4P2O5 बन जानी है, H4P2O5। देखो इसके नाम के आगे पायरो लिखा है क्या? तो पायरो का मतलब है मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक। आपने किस तरीके से उसे मैन्युफैक्चर करा, तो उसे गर्म करके करा, क्या तकलीफ है? गर्म करा, पानी बाहर आ गई, गर्मी शांत हो गई, बस इतना ही करो। तो बाकी जो कहीं भी पायरो लिख रखे हैं ना, एक बारी तुम्हें इसे करना है। ये पहला पार्ट था। इसमें जो सेकेंड पार्ट है वो भी इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछते हैं कहाँ पे POP बॉन्ड होती है, कई लोग इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस समझ लेते हैं। भाई प्लास्टर ऑफ पेरिस थोड़ी है यहाँ पे, तो ये POP बॉन्ड है। तुम देखोगे जहां भी ऑड नंबर है वहां पे इसके होने के चांसेस ज़्यादा है, जहां भी ऑड नंबर है वहां पे इसके होने के चांसेस ज़्यादा है। ऑड नंबर के अंदर जैसे HPO3 है, यहाँ पे ऑड नंबर है, इसके होने के चांसेस ज़्यादा है। यहाँ पे 7 है, ऑड होने के चांसेस ज़्यादा है। तो जहाँ पे ऑक्सीजन इवन है वहाँ पे इसके POP बॉन्ड नहीं हो रहे, लेकिन जहाँ पे ऑक्सीजन, जैसे इस वाली केस में तुम कहोगे ऑक्सीजन ऑड है, लेकिन क्या दूसरी फॉस्फोरस है? क्या दूसरी फॉस्फोरस है? नहीं। अगर यहाँ पे दूसरी फॉस्फोरस हो तो हो सकते हैं, जैसे इस वाली केस में H4P2O5। तो एक लॉजिक क्या है कि अगर ऑड नंबर है तो वहाँ पे POP बॉन्ड होने के चांसेस ज़्यादा है। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा कि ये जो साइक्लिक सा कंपाउंड बना रखा है HPO3 की, तो ये बनाया कैसे इसने? तो भाई यहाँ पे क्या है ना, बेंजीन जैसी चीज़ बनानी है, HPO3 है, तो हमने क्या करा, एक POP बॉन्ड बनाई, 3 POP बॉन्ड बना ली, एक ये आ गई दूसरी और ये आ गई तीसरी। तो हमने 3 POP बॉन्ड बना ली, ठीक है, ये 3 POP बॉन्ड बना ली, और हर एक बॉन्ड के साथ एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, एक ऑक्सीजन OH सिंगल बॉन्ड। तो फॉस्फोरस के बॉन्ड कितने होंगे? 2 3 4 5। ऑक्सीजन के बॉन्ड कितने होंगे? 2। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई भी अपनी वैलेंसी रूल को वायलेट ना कर दे। इन्होंने अपनी वैलेंसी रूल को वायलेट नहीं करना, और फॉस्फोरस 5 से ज़्यादा सो नहीं कर सकता। तो ये चीज़ें हैं उसे बनाने का तरीका। ये बेंजीन जैसी चीज़ लगती है, इसके अंदर कितने POP बॉन्ड है बेटा? 3। इसका तुम्हें ध्यान रखना है। इसमें एक पार्ट और भी इंपॉर्टेंट है, वो पूछते कितने में POH बॉन्ड है और कितने में PH बॉन्ड है, या फिर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर कितने PH बॉन्ड है और कितने POH बॉन्ड है। तो तुम्हें स्ट्रक्चर बनानी है। स्ट्रक्चर बनाने का तरीका बहुत सिंपल है कि सपोज हमें H3PO4 लिखना है, हमें आइडिया नहीं, तो हमने फॉस्फोरस के 5 बॉन्ड तो कैसे भी लिख लिए। यहाँ पे डाल दी ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, ये 3 हाइड्रोजन हमने डाल दी यहाँ पे। लेकिन अभी मामला बना नहीं, क्योंकि 4 ऑक्सीजन भी करने थे, एक ऑक्सीजन मैनेज है, तो बाकी 3 ऑक्सीजन ऐसे डाल दी। यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है, तुम्हारे लिए आसान है, लेकिन अगर तुम्हें सीखना है तो ये तरीका है। तुमने क्या करा, रैंडमली तुमने फॉस्फोरस पकड़ी, उसके 5 बॉन्ड बना लिए ऐसे, ये बना के दिखाया। अब तुम्हें ये बना के दिखा रहे। अब यहाँ पे H3PO3 है, हमने क्या करा, एक ऑक्सीजन यहाँ पे डाल दी और 3 हाइड्रोजन तो डालने हैं, 1 2 3, लेकिन अभी भी 2 ऑक्सीजन कम है, एक ऑक्सीजन दूसरी ऑक्सीजन। अब क्या हुआ, यहाँ पे अपने पास POH बॉन्ड भी है और PH बॉन्ड भी है। इस वाले केस के अंदर कोई PH बॉन्ड था नहीं। अगर PH बॉन्ड हो तो इट कैन एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, ये कॉन्सेप्ट है। वैसे ही तुम यहां भी लिख सकते H3PO2, सेम कॉन्सेप्ट है। क्या लिखा, क्या करा तुमने, फॉस्फोरस पकड़ी, उसके 5 बॉन्ड बना दिए।
लेकिन 5 बॉन्ड में तुमने 3 हाइड्रोजन ऐड करने हैं। तुमने 1 2 3 ऐड करा, लेकिन अभी भी एक ऑक्सीजन तुम्हें कहीं तो एडजस्ट करनी है, तुमने एडजस्ट कर दी। अब यहां पे 1POH बॉन्ड है और 2PH बॉन्ड है। ऐसा ही हम बाकी जगहों पे भी कर सकते हैं। ध्यान रखना, इसकी प्रिपरेशन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी ने जो कुछ लिखा है उसका मतलब तो यही बनता है कि आप इसके प्रिपरेशन के बारे में नहीं पूछ सकते, तो इसलिए हमने डिस्कस नहीं करी। लेकिन सेफ साइड के लिए हमें इसके प्रिपरेशन मेथड भी थोड़ी डिस्कस करनी चाहिए। अगले वीडियो में इसके प्रिपरेशन मेथड भी डिस्कस करनी है। तो हमने कुछ ट्रिक्स तुम्हें समझाने की कोशिश करी, कुछ बातें तुम्हें पहले से पता रही होंगी, कुछ बातें तुमने आज ही सीखी है ना। तो जो बातें तुमने आज ही सीखी है, एक बार नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर डालना और ये बताना कि क्या ये वीडियो तुम्हारे इनऑर्गेनिक की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को बढ़ा रहा, नहीं बढ़ा रहा। अब क्या, ऑफलाइन क्लासेस में क्लास लेते हुए 100 साल हो गए, बच्चे सामने बैठे होते, उनकी शक्ल से मालूम होता कौन सी बात उनकी समझ आई और कौन सी बात उनकी समझ नहीं आई। लेकिन ऑनलाइन में ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो नीचे जो कमेंट बॉक्स है ना, उस कमेंट बॉक्स से एक आइडिया लगता है कि कौन सी बात ज़्यादा स्ट्रेस के साथ बतानी थी और कहाँ पे चीज़ें ठीक ठाक चलेगी।